नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जीके जीएस की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, जीके जीएस के रामबाण का जो सीरीज आप लोगों के लिए चल रहा है, उसका हम 22वां लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो इससे पहले एक लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे लेक्चर पढ़ी है, एक एक करके देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज भी करते रहिएगा, क्योंकि हम इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि डीएफसी सेल, सीजीपीटीटीएम, एसएससी जेई सभी में इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 316 है और किस एग्ज़ाम में आया है, तो देखिए मिधानी मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल में 18 दिसंबर 2022 को क्वेश्चन पूछा गया था कि NAV का यहाँ पर पूरा रूप बताना है, जो कि म्यूचुअल फंड के मूल्य को दर्शाता है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो इसमें आपने जैसे 500 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो आपका जैसे अगर हम बात करते हैं कि 50 रुपया पर जो है यहाँ पर वैल्यू एक शेयर का मान सकते हैं, तो आपको 10 यूनिट मिलेगा। यानी कि उसको जो 50 रुपये चल रहे हैं वो नैप बोलते हैं, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू आपको कितना है, तो 50 रुपये है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि नेट एसेट वैल्यू होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए ध्यान रखिएगा, यानी कि नेट एसेट वैल्यू इसको बोलते हैं, NAV का पूरा नाम। तो ए जो कि म्यूचुअल फंड के मूल्य को दर्शाता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 317 नंबर, जो कि NHPC जेई मैकेनिकल में पूछा गया था 6 अप्रैल 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में, कि इनमें से कौन जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जो है यहाँ पर सभा के सबसे वरिष्ठतम जो यहाँ पर मेंबर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2 दिन के बाद एक फिर से जो है मीटिंग हुई 11 दिसंबर को, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट यानी कि अस्थाई जो है यहाँ पर सदस्य यानी कि अध्यक्ष जो है संविधान सभा का चुन लिया गया था। तो देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ पर हो गए। अब प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर थे। तो करेक्ट उत्तर देखिए इसका सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी में मेंबर पूछे जाते हैं कि कितने मेंबर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको चेयरमैन मिलाकर तो 7 मेंबर थे, चेयरमैन को छोड़कर कभी पूछा जाता है तो 6 मेंबर थे। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन को मिलाकर टोटल 7 मेंबर थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जो कि हुआ था, उसका अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो देखिए लॉर्ड डफरिन उस समय जो है आपको ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन, जिसको वायसराय के नाम से भी जो है बाद में जाना जाने लगा। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि वायसराय उस समय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। यानी कि डफर से इस तरह से याद कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ही एक जो है पार्टी का गठन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में 1885 में। ध्यान रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम के द्वारा। ध्यान रखिएगा A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसका पहला जो है सेशन हुआ था 1885 में ही। 1885 में ध्यान रखिएगा 1885 में पहला जो है यहाँ पर इसका अधिवेशन बम्बई में हुआ था। बम्बई में हुआ था और इसके व्योमोश चंद्र बनर्जी जो है अध्यक्ष थे। उसका दूसरा 1886 में हुआ तो कलकत्ता में हुआ। ध्यान रखिएगा पहले बम्बई में फिर दूसरा कलकत्ता में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अध्यक्ष थे। फिर 1887 में फिर मद्रास चला गया, तो मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फिर यहाँ पर 1888 में इलाहाबाद का जो है यहाँ पर अधिवेशन हुआ, जिसमें जॉर्ज यूले
तो जॉर्ज ईले इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, जो कि इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था। तो फर्स्ट अंग्रेज थे जॉर्ज ईले, फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास में। तो चारों मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। 1885 बम्बई में WC बनर्जी थे अध्यक्ष, 1886 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष, 1887 में मद्रास में हुआ था इसका अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब जी थे, और 1888 में इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और जॉर्ज ईले जो है इसके अध्यक्ष थे। तो करेक्ट उत्तर इसका सी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रशस्ति यानी कि स्तंभ शिलालेख की रचना यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सी प्रशस्ति यानी कि स्तंभ शिलालेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी। इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, तो एक कई बार इसमें भी क्वेश्चन पूछा आता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन थे। हरिसेन थे। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रशस्ति यानी कि स्तंभ शिलालेख की रचना हरिसेन ने की थी। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसका अगर हम करेक्ट उत्तर की बात करते हैं तो प्रयाग जो है स्तंभ शिलालेख होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रयाग स्तंभ शिलालेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हाथी गुम्फा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा होगा कि हाथी गुम्फा शिलालेख है, तो हाथी गुम्फा शिलालेख इसके कलिंग शासक खारवेल, इसको ध्यान रखिएगा। तो कलिंग शासक खारवेल के द्वारा बनवाया गया था, और कलिंग के चैत्यों के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्जुन सुब्रमण्यम और दीप्तेंदु चौधरी के द्वारा जो है लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन सुब्रमण्यम और दीप्तेंदु चौधरी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है तो वो है आपको ए फोर्स इन द स्टेट क्राफ्ट एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। इसको इंग्लिश में ही ध्यान रखिएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट एंड इंडियन पर्सपेक्टिव जो है पुस्तक लिखी गई है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करती है। तो देखिए संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद, आपको ध्यान रख लेना है, 368 है। अनुच्छेद 368 है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 368 अगर हम बात करते हैं तो कौन से भाग में है, तो अनुच्छेद 368 भाग जो है 20 में है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए टोटल जो है 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, तो 20वां भाग में यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर रखा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और किस देश से लिया गया है, तो आपको साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1764 में बंगाल का यहाँ पर गवर्नर, यहाँ गवर्नर ही रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जो है किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ 1764 की बात की जा रही है, जो कि 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1764 में यहाँ पर बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर होगा ए, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव इसका सही उत्तर होगा कि 1764 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेके 1760 तक था, जैसा कि आपको 1757 से लेके 1760 तक था, फिर 1764 से लेके 1767 तक था ये बंगाल का गवर्नर। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1757 की प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। तो ध्यान रखिएगा 1757 की जो लड़ाई हुई थी उसमें प्लासी की लड़ाई, उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए वारेन हेस्टिंग्स 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। तो जो वारेन हेस्टिंग्स आपको दिख रहे हैं वो 1773 में बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए गए थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फारस की खाड़ी, यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पर्शियन गल्फ जिसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, और यहाँ पर रेड सी यानी कि लाल सागर निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि यहाँ पर जो है गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ को जोड़ता है। यहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान है और पर्शियन गल्फ़ को जोड़ने वाली यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। यहाँ पर देखिए रेड सी आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर स्वेज नहर है, ऊपर मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर है, और ये आपको अरबियन सी है। और अरबियन सी ये पार्ट किसका है, तो हिंद महासागर का है, यानी कि इंडियन ओशियन का है। तो हिंद महासागर इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और ये अपना प्यारा
भारत देखने को मिल रहा है। तो इंडियन ओशियन जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए गलत पूछा जा रहा है, माइक्रोब्स के बारे में, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में गलत कथन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। किसमें देखिए राइजोबियम फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं। तो देखिए राइजोबियम जो होता है यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, जो कि यहाँ पर किस में पाया जाता है, तो फलीदार पौधों में पाया जाता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट है। उसके देखिए ईस्ट जो होते हैं चावल की इडली और डोसा बैटर के किण्वन के लिए सहायक है। जी हाँ, इसके फर्मेंटेशंस करने के लिए ईस्ट जो है ज़रूरी होता है। तो चावल की जो इडली और डोसा बनाते हैं बैटर, उसमें किण्वन के लिए ईस्ट ज़रूरी होता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही के निर्माण को बढ़ावा देता है। जी हाँ, दही अगर बनाना है दूध से, यानी कि दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जो है बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, ये भी विषाणु कभी कभी दे दिया जाता है, वायरस नहीं, ये जीवाणु है, बैक्टीरिया है। यानी कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दूध से दही बनाने में मदद करता है। तो सी भी देखिए सही है। क्या चिकन पॉक्स बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? नहीं, ये गलत है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा दोस्तों, यानी कि गलत पूछा गया तो डी इसका सही होगा। क्योंकि चिकन पॉक्स जो है, आपको ध्यान रखना है कि चिकन पॉक्स किससे होता है, तो वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, जिसके वेरिसेला जोस्टर वायरस नाम है। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये वायरस के कारण होने वाला रोग है चिकन पॉक्स, ना कि यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद के कार्यकाल से संबंधित है। तो यानी कि अगर कोई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन सर्विंग द यूनियन और स्टेट, तो अगर इस पे सर्व कर रहे हैं तो इसके बारे में जो है जिक्र कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 310 में जिक्र किया गया, अनुच्छेद 310 में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अब देखिए 312 नंबर जो अनुच्छेद है वो ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड है। और 310 में क्या है, 310 में जो क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद के कार्यकाल से संबंधित 310 है। ऑल इंडिया सर्विस तो 312 है, ध्यान रखिएगा। और 324 में इलेक्शन कमीशंस है, चुनाव आयोग है, ये भी आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को पीपीएम में पीने के पानी में इसकी अधिकतम निर्धारित सांद्रता के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, सही ढंग से जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि देखिए Fe, अगर हम Fe की बात करते हैं तो 0.2 होता है, 0.2 होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 0.2 बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। तो एल्युमिनियम की मात्रा क्या 7 होती है, जैसा कि यहाँ पर आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, एल्युमिनियम की मात्रा 7 होती है, नहीं, 0.2 इसका भी होता है ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो इसको ध्यान रखिएगा, 0.2 पार्ट्स पर मिलियन होता है एल्युमिनियम की मैक्सिमम लिमिट भी। जिंक की होती है, ध्यान रखना है, 5 ppm होती है। तो यहाँ पर जिंक की 5 ppm याद रख लेना है। कॉपर की होती है 0.5, जबकि यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 0.5 ppm होती है। तो कॉपर यहाँ पर ध्यान रखिएगा 0.5 होता है। मैंगनीज कितना होता है, 0.05 होता है, 0.05 होता है, जो कि यहाँ पर 0.07 दिया हुआ है। 0.05 ppm होते हैं। तो सभी को एक बार ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट उत्तर इसका होगा डी। तो डी सही होगा, यानी कि लोहे की मात्रा 0.2 ppm होती है पानी में अधिकतम मात्रा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय श्रेणी के लीवर का उदाहरण नहीं है। तो नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए लीवर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसमें 3 तरह के जो लीवर्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो देखिए फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप बीच में जो है, यहाँ पर आपको फुलक्रम्स होते हैं, फुलक्रम्स जो होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, बीच में होते हैं। एक तरफ आपको यहाँ पर आपको लोड उठाते हैं और यहाँ पर लोड लगाते हैं। तो इस तरह से, यानी कि जो लोड उठाते हैं और लोड लगाते हैं दोनों एक एक तरफ होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्लास के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कैंची का जो जोड़ा होता है जिसमें फुलक्रम जो है बीच में होते हैं, सीसॉ, इसको फर्स्ट जो है क्लास का एग्जाम्पल है। अगर देखिए सेकंड क्लास की बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो लोड जो उठाएंगे, यानी कि लोड लिफ्टेड होगा, वो बीच में होगा, एक तरफ से इफोर्ट लगाएंगे और एक तरफ आपका फुलक्रम होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर आप इसका जो है एग्जाम्पल, तो देखिए यही पूछा गया है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो नहीं है तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बंसी, यानी कि फिशिंग रॉड जो है नहीं है।
क्योंकि फिशिंग रॉड ये थर्ड क्लास के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें देखिए बोतल ओपनर, नट क्रैकर और स्टेपलर जो है ये सेकंड क्लास का एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे तो एक तरफ जो है फुलक्रम्स होता है, स्टेपलर को आप जिक्र करिए, बीच में हम यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि लोड जो है लगाते हैं तो इफोर्ट जो है यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। और थर्ड क्लास में क्या होता है कि यहाँ पर एक तरफ तो आपको ध्यान रख लेना है कि थर्ड क्लास में क्या होगा कि एक तरफ जो है फुलक्रम्स होगा और यहाँ पर एक तरफ जो है यहाँ पर इफोर्ट लगाएंगे तो यहाँ पर लोड लिफ्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थर्ड क्लास का एग्जाम्पल्स है। थर्ड क्लास में क्या है, फिशिंग रॉड है, पेयर ऑफ टंग है। तो फिशिंग रॉड ये थर्ड क्लास का एग्जाम्पल्स है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड जो है अपना 10 दिवसीय हॉर्नबिल जो है उत्सव किस महीने में मनाता है। तो देखिए पहले पूछा जाता था कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है किस राज्य का यहाँ पर आपको वार्षिक उत्सव है, तो उत्तर होता था नागालैंड। लेकिन अब देखिए नागालैंड तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब पूछता है कि 10 दिवसीय त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है दिसंबर में। तो ध्यान रखिएगा दिसंबर में जो है ये मनाए जाने वाला यहाँ पर त्यौहार है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि दिसंबर में, अब बेसिकली 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि हॉर्नबिल जो है नागालैंड का फेस्टिवल है जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सोम नदी जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों से निकलती है, किसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो ध्यान रखना है कि किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदी, तो सोम नदी। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सोम नदी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि माही की जो है यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए अगर हम माही नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये अरबियन सी में जाकर गिर जाती है। अब देखिए लूनी नदी यहाँ पर आप देख रहे होंगे डी में, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो पुष्कर वैली जो कि अजमेर के पास में है वहीं से निकलती है। और ये देखिए लूनी नदी ऐसी नदी है कि ये आपको रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सोम नदी माही नदी की है जो कि राजस्थान के, अब देखिए इसका उद्गम जो है क्वेश्चन में ही दे दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि अगली बार जो है उद्गम क्वेश्चन में मिले। तो लिख लीजिएगा कि सोम नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली के पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों से निकलती है और जो इसकी मुख्य यानी कि सोम नदी जो सहायक नदी है वो माही की है। माही नदी का उद्गम आपको ध्यान रख लेना है कि मध्य प्रदेश से होती है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर लूनी नदी का उद्गम जो है पुष्कर वैली अजमेर से होती है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है 200 से अधिक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व होती क्या है। तो देखिए एक अगर स्क्वायर किलोमीटर अगर एरिया ले लेते हैं तो उसमें कितने लोग निवास करते हैं उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व भारत में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 382। तो 382 है। क्या सभी जगह समान है? नहीं, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करते हैं, पर्टिकुलर राज्य की बात करते हैं, तो 1106 लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में। तो जनसंख्या घनत्व हो गया 1106 कहाँ पर? बिहार में। लेकिन क्या अरुणाचल प्रदेश में ऐसा है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व राज्यों में सबसे ज़्यादा 1106, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17। लेकिन यहाँ पर आप दोनों में से किसी को भी नहीं देख पा रहे होंगे। पूछा गया कि 200 से अधिक किसकी है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पर गुजरात की कितनी है, तो 308 है। तो 308 गुजरात की हो गई। तो करेक्ट उत्तर तो इसका गुजरात ही हो गया करेक्ट उत्तर, क्योंकि 200 से अधिक पूछा है। तो हिमाचल प्रदेश की कितनी है, अब सवाल करेंगे। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 123 है। हिमाचल प्रदेश का 123 जनसंख्या घनत्व है। उत्तराखंड का आपको 189 है 189, और छत्तीसगढ़ का यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है 189। तो देखिए उत्तराखंड छत्तीसगढ़ का 189, हिमाचल का 123, गुजरात का 308, भारत का 382, बिहार का 1106 और यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश का 17। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों जितना शेयर कर सकते हैं करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।